दोस्तों, एक कप चाय हो जाए, बस इतनी सी बात आप किसी से भी कहते होंगे, फिर तो वो चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उस पर चाहे कितना भी काम का दबाव क्यों ना हो, चाय का नाम सुनते ही सब कुछ छू हो जाता है। और जैसे ही चाय का एक घूंट गले से नीचे उतरता है, राहत की सांस मिलती है। भारत में चाय की यह आदत सालों से पुरानी है। भारत में चाय की प्याली के बिना सुबह की अखबारों की खबरों में स्वाद नहीं आता। भारत में चाय के बिना दोस्तों से मुलाकात रास नहीं आती। अब तो राजनीति में भी चाय पर चर्चा होने लगी है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली फोटो 6। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस चाय का रहस्यमयी इतिहास। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर बैठेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा आते रहते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि चाय आखिर आई कहाँ से है? अगर नहीं जानते तो दोस्तों आज जानते हैं इस चाय की चुस्कियों का राज। चाय की खोज करने के लिए वैज्ञानिकों की जरूरत नहीं थी, बल्कि इतिहास में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो बताती है कि चाय की खोज अचानक हो गई थी। कहा जाता है कि आज से करीब 5000 साल पहले चीन में सम्राट शेन नुंग की बादशाहत थी। वे खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना खाली पेट गर्म पानी पीते थे। यह पानी वे सुबह टहलने के बाद अपने उद्यान में बैठकर पीते थे। एक दिन वे रोजाना की तरह टहलकर वापस आए और कुर्सी पर बैठे खानसामे ने उनके लिए गर्म पानी का गिलास लाकर रखा। सम्राट अपने अन्य साथियों के साथ कुछ चर्चा में व्यस्त थे कि तभी गर्म पानी में पास की झाड़ियों की कुछ पत्तियां आकर गिर गईं, जिससे पानी का रंग बदल गया और उसमें खुशबू आने लगी। सम्राट वह पानी पीना चाहते थे, पर दरबारियों ने कहा कि यह जहरीली पत्तियां भी हो सकती हैं हुजूर। लेकिन उन्होंने किसी की भी न सुनी और वह पानी पी लिया। पानी पीकर उन्हें ताजगी महसूस हुई। सम्राट ने महल के सभी खानसामों को बुलाकर उन पत्तियों की तलाश करवाई। साथ ही आदेश दिया कि अब रोज उन्हें इन्हीं पत्तियों का उबला हुआ पानी दिया जाए। तब से न केवल सम्राट बल्कि अन्य दरबारी भी इन्हीं पत्तियों का उबला हुआ पानी पीने लगे। धीरे धीरे यह चीन की आम जनता का पसंदीदा ड्रिंक बन गया और चीन अपने देश में आने वाले विदेशियों का स्वागत भी इसी ड्रिंक के साथ करता था। हालांकि वहां के निवासियों को सख्त हिदायत थी कि वे इस रेसिपी को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। यही कारण रहा कि सालों तक दुनिया के बाकी हिस्सों में चाय की खोज की भनक तक नहीं लगी। क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक थी, इसलिए चीन में बौद्ध भिक्षुओं ने भी इसका सेवन शुरू कर दिया। चाय पीने से उन्हें शरीर में गर्मी का एहसास होता था और ताजगी मिलती थी। लंबे समय तक नींद नहीं आने के कारण वे ध्यान कर पाते थे। जब उन्हें चाय के फायदे मालूम हुए तो वे अपने साथ इसकी पत्तियां को सहज कर रखने लगे। जहां एक ओर चीन की आम जनता और दरबारी चाय के राज को दुनिया से छिपाए हुए थे, वहीं दूसरी ओर बौद्ध भिक्षु जहां भी गए उन्होंने चाय बनाकर पी और अपने आसपास के लोगों को भी पिलाई। इस तरह से चाय के बारे में जापान, भूटान, नेपाल और फिर भारत तक जानकारी पहुंच चुकी थी। असल में चाय भारत कैसे पहुंची? भारत में चाय से जुड़ा एक और इतिहास है। बौद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने भी ध्यान करना शुरू किया था। यह वो दौर था जब उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं की थी, बल्कि वे खुद ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर थे। बौद्ध भिक्षुओं से ध्यान के गुण सीखने के दौरान महावीर को चाय की पत्तियों के बारे में पता चला। उन्होंने भारत के आसाम में उन झाड़ियों को खोज निकाला जहां से चाय की पत्तियां मिल सकती थी। यह एकांत वन था, इसलिए उन्हें ध्यान करने के लिए भी पर्याप्त जगह मिल गई। इस तरह महावीर ने जंगल में करीब 7 साल तक ध्यान किया। कहते हैं इस दौरान वे खुद को जीवित रखने के लिए चाय की पत्तियों को चबाया करते थे। इन पत्तियों के असर से उन्हें नींद नहीं आती थी और वे बिना भोजन के भी ध्यान करने में सक्षम रहे। कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही आसाम की आम जनता तक चाय के गुणों की बात पहुंची और उन्होंने भी इसे रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लिया। वैसे चाय का उपयोग औषधि के तौर पर भी किया जाता रहा है। कहते हैं कि इसकी पत्तियों से घाव भर जाते थे और इसका काढ़ा बनाकर पीने से फुर्ती आती थी। और इसी तरह चीन से होते हुए चाय भारत पहुंची। भारत में चाय का सफरनामा कैसा रहा? चाय बेशक भारत आ चुकी थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार यहाँ आकर रुक गया। जबकि जापान से होते हुए चाय की महक इंग्लैंड तक पहुंची। इंग्लैंड चाय के लिए जापान पर निर्भर हो गया और जापान चीन से चाय की पत्तियों की तस्करी करके आपूर्ति करने लगा। इस पूरे क्रम में इंग्लैंड को चाय के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ के आम लोगों के खान पान पर अध्ययन भी शुरू कर दिया। इस बीच उन्हें पता चला कि आसाम के लोग एक काले रंग का पानी पीते हैं जो उन्हें ताजगी देता है।
जब अंग्रेज अधिकारियों ने उस ड्रिंक की जांच की तो पाया कि यह जंगली चाय की पत्तियां हैं और अंग्रेजों के लिए आसाम की चाय किसी खजाने से कम नहीं थी। इसलिए भारत में चाय होने की सबसे पहली खबर 1834 में गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक को मिली थी। उन्होंने इस काले रंग के पानी के बारे में ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को बताया और फिर एक टीम लेकर आसाम पहुंचे, जहां आम नागरिकों की मदद से चाय के पौधे की तलाश कर ही ली। 1 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने 1835 में आसाम के अंदर चाय का पहला बाग लगाया। जब चीन तक यह बात पहुंची कि भारत में चाय का उत्पादन हो रहा है तो उन्होंने अंग्रेजों से व्यापारिक समझौता किया। इस समझौते के तहत उन्होंने चीनी चाय के कुछ बीज भी भारत भिजवाए। अंग्रेजों ने चाय के बीजों को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता के परीक्षण केंद्र भेजा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद देखा गया कि चीनी चाय की पत्तियों के लिए भारत की भूमि अमृत की तरह है और उसका स्वाद पहले से ज्यादा बेहतर हो गया है। इस तरह अंग्रेजों ने चाय के बागानों को विस्तार दिया। आसाम से होते हुए दार्जिलिंग और फिर दक्षिण भारत में चाय की पैदावार शुरू हुई। असल मायनों में अंग्रेजों ने भारतीय चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया। धीरे धीरे पूरी दुनिया में भारत की चाय की तारीफ होने लगी। यह अंग्रेजों के लिए व्यापार का सबसे अच्छा सौदा साबित हुई। फिर हुई टी बैग की खोज और अंग्रेजों के 1947 में भारत से जाने के बाद सरकार ने चाय के कारोबार को जारी रखा और 1953 में पहली बार टी बोर्ड का गठन किया गया। टी बोर्ड के जरिए भारतीय चाय को विदेशों तक पहुंचाना आसान हो गया। इसके साथ ही मजदूरों के लिए रोजगार के नए अवसर खुल गए। आज दुनिया में भारत सबसे बड़ा चाय निर्माता देश है, जिसकी 70% खपत अकेले भारत में होती है। अंग्रेज खान पान के मामले में काफ़ी सफाई पसंद करते थे, लेकिन उन्हें चाय की भी ज़रूरत थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पसंद था कि कोई भी चाय की पत्तियों को हाथ लगाए। इस वजह से उन्होंने धातु की डिब्बी में चाय की पत्तियों को सहेजना शुरू किया। इस डिब्बी में छेद थे। इसे जैसे ही गर्म पानी के कप में डाला जाता था, इस कारण पत्तियों का स्वाद पानी में घुल जाता था। किंतु समस्या तब होती थी जब इस डिब्बी को निकालना होता था। आखिरकार खानसामों ने दिमाग लगाया और चाय की पत्तियों को कागज में बांधना शुरू किया। इसके सिरे पर गोंद लगा दी जाती थी ताकि पत्तियां बाहर न निकले। कप से बाहर निकालने के लिए इसमें धागा भी लगाया गया था। बस यहाँ समस्या यह थी कि गर्म पानी के संपर्क में आते ही गोंद पिघलने लगता था। इससे चाय का स्वाद खराब हो जाता था। इसके बाद 1901 में 2 महिलाओं रॉबर्टा सी लोवेन और मैरी मार्कलिन ने कॉटन के साथ कपड़े की छोटी छोटी थैलियां बनाई और इनमें चाय की पत्तियों से बना पाउडर भरकर सिल दिया गया। इस तरह उन्होंने पहली बार टी बैग का निर्माण किया और टी लीफ होल्डर के नाम से पेटेंट करवाया। यह तरीका सबसे आसान था, लेकिन पर्याप्त विज्ञापन नहीं होने के कारण इसका प्रचार नहीं हो पाया और फिर टी बैग की मांग बढ़ने लगी। 1908 में चाय पत्ती के कारोबारी थॉमस सॉल्विन काफ़ी मशहूर हुए। वे चाय की पत्तियों के सैंपल पहले लोहे की डिब्बी में भेजा करते थे, पर चूंकि उस दौर में चाय कम थी और काफ़ी मशहूर थी, इसलिए उन्होंने चाय की पत्तियों को रेशम के कपड़ों से बने बैग में रखकर ग्राहकों के पास भेजना शुरू किया। इसे सीधे गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी तरह चाय की थैलियों की मांग बढ़ने लगी। चाय की थैलियां काफ़ी महंगे दामों पर बिका करती थी और इसने एक अलग कारोबार का रूप धर लिया। 1930 में विलियम हॉर्मनसोन ने पहली बार कागज वाले टी बैग बनाए, जिनकी लागत काफ़ी कम थी और ये हल्के भी थे। उन्होंने टी बैग को पेटेंट करवाकर स्लाडा चाय कंपनी को बेच दिया। 1944 तक टी बैग चलन में आ गए। इससे चाय की कीमत भी काफ़ी कम हो गई। आज पूरी दुनिया भारतीय चाय की दीवानी है। अकेले भारत में ही चाय की 50 से ज़्यादा किस्में हैं और दर्जनों रेसिपी हैं। खास बात तो यह है कि चाय से बने पाउडर का इस्तेमाल दवाओं में भी होने लगा है और भारतीय चाय से हर्बल कैप्सूल तैयार किए जा रहे हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को ठीक करने में मददगार हैं। तो अगली बार आप जब भी चाय की चुस्की लें तो इसके दिलचस्प इतिहास को जरूर याद कीजिएगा। इसी के साथ आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी चाय के इतिहास के बारे में पता चल सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि इस चाय के रहस्यमय इतिहास के बारे में आपको कितना पता था या नहीं। और हमसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम अकाउंट पर। हम आपके वहाँ पर सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।